सर ये हो क्या रहा है? आज फाइनली सीजे ने ख़त लिख दिया है, जस्टिस मंसूर के ख़त का जवाब दिया है। और मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग था, उन्होंने अपने ख़त में लिखा है कि आप कानूनन मुझसे ये पूछ ही नहीं सकते कि मैं किसका नामज़द करूं या नहीं। उन्होंने कहा कि आप ये पूछ ही नहीं सकते कि मैं किसको अपॉइंट कर सकता हूं। और आपको याद है कि जब वो ख़ुद किसी और पोजीशन में थे अपने करियर में, तो वो तवातुर से खतूत लिखा करते थे नामजदगियों के ऊपर, अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। तो आज जब वो खुद चीफ जस्टिस हैं, तो वो इस तरह के खतूत का बुरा क्यों मना रहे हैं? देखें, बुरा तो नहीं, वो तो बुरे से भी ज़्यादा हद अब क्रॉस हो चुकी है। द डिवीज़न विद इन द बेंच सुप्रीम कोर्ट कुछ सालों से थी, लेकिन अब उसका बिल्कुल फाइनल फेज़ आ गया। और फाइनल फेज़ इसलिए आ गया कि एक अमेंडमेंट भी साथ खड़ी हुई है, और उस अमेंडमेंट अगर वैसे जैसे तजवीज़ किया गया था, तो उसमें फिर दो कोर्ट्स बन जाएंगे। वो पैरेलल कोर्ट्स होंगे। फेडरल कोर्ट जिसमें कहा जाता है कि जस्टिस फायज़ ईसा को ट्रांसफ़र किया जाएगा, तो एक तो सबसे ज़्यादा जो जस्टिस मंसूर और उनके साथी जजेस हैं, उनको जो एक फ़िक्र है और जेन्युइन फ़िक्र है कि वो एक टुथलेस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, जिसके पास कोई इख्तियारात, कोई पावर्स जो आज तक रही हैं सुप्रीम कोर्ट, जैसे सारी दुनिया में सुप्रीम कोर्ट के पास होती हैं। बिकॉज ज़मीनों के केसेस हल करने के लिए या कत्ल के या मर्डर्स के केसेस हल करने के लिए तो नहीं वो उन्होंने ये कैरियर चूज़ किया था। तो एक तो वो उनके तरफ से एक जेन्युइन कंसर्न है। दूसरा कंसर्न एक किसी भी जगह, किसी भी मुल्क में ये ज़रूर होगा कि जी अभी जस्टिस फायज़ ईसा को एक महीने से भी कम रहता है, और पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है जिसके तहत उस कमेटी के विंग्स को क्लिप कर दिया जाता है और उनको तमाम इख्तियारात जस्टिस फायज़ ईसा को दे दिए जाते हैं। क्योंकि वो तो उसमें ये है ना कि जस्टिस फायज़ ईसा और नंबर 2, और वो अपनी मर्ज़ी से, तो इसका मतलब वो तो कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। और तीसरी चीज़ ये है कि जस्टिस फायज़ ईसा मेरी नज़र में इज़ प्रोटेक्टिंग द प्रेजेंट रूलिंग एलीट, और वो हर हद तक जाएंगे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो 2024 के इलेक्शन के हवाले से जो एतराज़ात हैं और शदीद तरीन एतराज़ात हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप उससे देख लेना कि जो रिज़र्व सीट्स का मामला आया, रिज़र्व सीट पर जो 8-2 का था, और मैं 8-2 का तो एक फ़ैसला था ही था, इवन बाय पाकिस्तान पोरेस्ट हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड्स, हमारी जुडिशरी का जो रहा है, दिस इज़ द लोएस्ट ऑफ द लो। और एक उसकी जो सबसे बड़ी एग्जांपल है कि जी वो उन्होंने जुलाई 13 का फैसला इंप्लीमेंट करने से गवर्नमेंट ने भी, इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज़ कर दिया। बल्कि राना सनाउल्लाह तो उस हद तक चले गए कि 17 के 17 मेंबर भी अगर कह दें कि जी रिजर्व सीट्स पीटीआई को हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे बिकॉज हम आइन शिकनी नहीं कर सकते। अब मसला यहाँ ये हो गया है कि अगर कोई न्यूट्रल आदमी बाहर से बैठ के देखे, वो कहे कि आइन शिकनी कौन डिटर्मिन करेगा। और ये मामला इसी पे आके रुक जाता है। मोहम्मद जुबैर साहब, प्लीज़ आई होल्ड यू हेयर, और ये बहुत अहम नुक्ता है। ज़ुनैरा, मैं चाहती हूँ कि मज़ीद कुछ नुकात जो ख़त के हैं सीजे के, वो आपके साथ शेयर करूँ। उन्होंने कहा कि जस्टिस मुनीब इन 2 जजेस में से थे जिन्होंने गर्मियों की पूरी छुट्टियाँ ली और छुट्टियों के दौरान अदालत का काम करने के लिए दस्तयाब नहीं थे। और यहाँ पे मैं आपको याद करवा दूँ कि जो इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी के हवाले से चेंजेस की हैं, उसमें एक नुक्ता ये था कि अगर कोई दस्तयाब नहीं होगा तो हम अपनी मर्ज़ी का जज लगा देंगे, जिस पे नाराज़ होकर जस्टिस मंसूर साहब ने ख़त लिखा है। तो यहाँ पे अगर कोई दस्तयाब नहीं है तो कंफर्टेबली अपॉइंटमेंट कर ली, लेकिन अगर कोई छुट्टियों की वजह से दस्तयाब नहीं है, किसी और की वजह से दस्तयाब नहीं है, तो वो एक कानूनी जवाज़ बना दिया उनको अपनी कुर्सी से हटाने का। सारी चीज़ें इसी तरह हो रही हैं। इसी तरह के खतूत ख़ुद ऑनरेबल चीफ जस्टिस पहले ख़ुद भी लिखते रहे हैं, लंबे लंबे ख़त। जब बंदयाल साहब बेंच बनाते थे और सुओ मोटो पे जाते थे तो हमने उनके खतूत देखे हैं। उसके बाद अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो पहले पार्लियामेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ज़रिए से ये कहा कि आप किस तरीके से मुकर्रर करेंगे, केसेस कैसे पिकअप करेंगे, 3 की कमेटी होगी, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक बंदा, तो चीज़ों को हम डिवॉल्व कर रहे हैं। और आज पार्लियामेंट को अपनी की हुई जो चीज़ें हैं वो रिवर्स करनी पड़ रही हैं एक्ट के ज़रिए से, यानी कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए से। तो ये पार्लियामेंट वीक हो रही है कि स्ट्रांग होने के लिए स्ट्रगल कर रही है। पहले तो ये डिटर्मिन कर लें, समबडी शुड आस्क द पार्लियामेंट कि ये आपको आज ऑर्डिनेंस की ज़रूरत क्यों पेश आ गई।
दूसरा, ऑर्डिनेंस गैर आइनी नहीं है, नोबडी सेज कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बट इट इज़ द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी उन कंट्रीज़ में जहाँ पे डेमोक्रेसी बिल्कुल अथॉरिटेरियन रूल के नीचे दबी हुई होती है, वहाँ पे यूज़ होते हैं। और वो कोई 6-7 कंट्रीज़ हैं दुनिया में सिर्फ जो 20% ऑफ द टोटल ग्लोबल ऑर्डर में आते हैं। तो क्या पाकिस्तान उधर चला गया है? तो फिर आप पार्लियामान की बालादस्ती की जो बात कर रही हैं, ये दोनों चीज़ें तो फिर कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई। एक तरफ आप ऑर्डिनेंस पे डिपेंडेंट हैं, हम इमरान खान की गवर्नमेंट में भी कहते थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लग गई है, हम अभी भी यही बात कर रहे हैं, हमारे स्टांसेस तो चेंज नहीं हुए। वी आर ओनली आस्किंग क्वेश्चंस कि आज वही चीज़ें जो काजी फायज़ ईसा को तब गलत लगती थी वो आज ठीक कैसे हो गई हैं। और आज जैसे ज़ुबैर साहब ने कहा कि जो एक टूथलेस उनको चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है, मेरा भी एक बेसिक क्वेश्चन ये है कि आज कुछ दिनों से नून लीग के सारे लोग, गवर्नमेंट के सारे लोग फॉर दैट मैटर, पीपल्स पार्टी के भी मिसालें दे रहे हैं कि ऑस्ट्रिया में 180 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम हो गई थी। तो आप ऑस्ट्रिया वाली यहाँ पे बाकी चीज़ें भी लागू कर दें, लॉ एंड ऑर्डर भी ले आएँ, वैसा सिनेरियो सारा ले आएँ, तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू वेलकम दैट। सो वो एग्जाम्पल्स वहीं रहने दें। पाकिस्तान जो एक्सेप्शन कर रहा है वो ये है कि अंडर द प्रिटेक्स्ट ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट जुडिशल सिस्टम को कोलैप्स कर रहा है, और ये एक बहुत डिफिकल्ट ट्रैजेक्टरी होगी, आप इससे बाद में रिवर्स नहीं कर सकेंगे। बल्कि चारा बचा क्या है? क्या कोर्ट फ्लेक्सिबल होकर नजरसानी दरख्वास्तें सुनेगा? क्या करेंगे मोहम्मद आदिल साहब? और बतूल एक चीज़ इसमें ऐड कर लें कि कौन सी आइन से अलग करके केसेस में सुन सकते हैं। हर एवरीथिंग गोज बैक टू कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फाउंडेशन सारी उधर ही है। तो क्या आप उधर से निगेट करते जाएंगे कि अच्छा हम लेकिन वो इनका इसमें आर्ग्यूमेंट ये है ज़ुनैरा कि जो इंटरप्रिटेशन के मामलात हैं वो ले जाएंगे आईनी अदालत में, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होंगे टू द सर्वाइवल ऑफ द गवर्नमेंट। कोई अपने बेसिक राइट्स के लिए भी आएगा ना कि सड़क पे उसके साथ ज्यादती हो गई है, तो भी उसका बेसिक राइट वहीं से ड्रॉ होता है, इंस्पिरेशन वहीं से ड्रॉ होता है। जी अच्छा मोहम्मद आदिल साहब, ये पहले तो हम कह रहे थे कोर्ट में डिवीजन है, जजेस के एटीट्यूड की वजह से एक्सपोज हो गई है ये लड़ाई, लेकिन अब तो एक दूसरे को खत लिखना, एक कह रहा है कि आपने क्यों हटाया, दूसरा कह रहा है आपका रवैया बहुत सख्त था, एक कह रहा है आप फुल कोर्ट दोबारा बुलाएं, तीसरा कह रहा है आप मुझे बता नहीं सकते मैंने क्या करना है। नो, दिस इज एब्सोल्युटली एक्सपोज्ड एंड डिस्टर्बिंग। ये ख़त्म किधर होगा इस खत के बाद? देखिए, एक महीने से कम रह गया है चीफ जस्टिस की तकर्री नई चीफ जस्टिस के आने के हवाले से, लेकिन इस वक्त दोनों तरफ से, चाहे वो जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके हम ख्याल जज हों या काजी फायज़ ईसा हों, दोनों तरफ से जो है वो खिलाफ वर्जी हो रही है, रेड लाइन्स क्रॉस हो रही हैं। मंसूर अली शाह की क़यादत में जो 8 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था एक मखसूस नशिस्तों के हवाले से, और बाद में जो एक वजाहत जारी की थी रजिस्ट्रार ने, जो उसके ऊपर अपना जवाब दिया उससे बड़ा क्लियर है कि उन्होंने बॉदर ही नहीं किया चीफ जस्टिस ऑफिस को। अभी भी जो मंसूर अली शाह जो अपने काजी फायज़ ईसा ने जो अपने ख़त में जिस चीज़ का जिक्र किया कि उन्होंने खुद रिफ्यूज़ किया, कोई रीज़न बताए बग़ैर आप जो है वो रिफ्यूज़ करके चले गए, और अब उन्होंने अपने ख़त के अंदर काजी फायज़ ईसा पे जो है वो इल्ज़ाम लगाया कि वो इस कमेटी को नहीं मानते, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। तो दोनों तरफ से इस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई भी है, और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो यकीनी तौर पे, जैसे ज़ुबैर साहब कह रहे थे, वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं जजेस। चूँकि जस्टिस मुनीब हैं उसके बाद अगले चीफ जस्टिस, तो बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि आइनी अदालत होगी तो वो सुप्रीम होगी, यानी कि जो इस वक्त मंसूर अली शाह की ज़ेर क़यादत जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो आइनी अदालत के मातहत होगी, क्योंकि पाकिस्तान का आइन ही सुप्रीम है। तो पार्लियामेंट में जो फैसले होने हैं वो सुप्रीम अदालत की तरफ जाएंगे, तो तनाज़ात तो बनेंगे, अभी भी तनाज़ा है, और आगे जब अदालतें पैरेलल अदालतें होंगी तो और तनाज़ात एक दूसरे के खिलाफ जो है वो खड़े हो जाएंगे। अदालतें जो जिसे कहते हैं पाकिस्तान का अदालती सिस्टम पहले ही बहुत वीक है, तो इस तरह की सूरत हाल के बाद मुझे तो लगता है कि जैसे चीज़ें कोलैप्स हो जाएंगी, जजेस एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो अभी ख़त लिख रहे हैं, फिर फैसले आने शुरू हो जाएंगे। माजी में भी हमने देखा था कि 10 रुकनी एक बेंच ने जो है वो जस्टिस सजाद अली शाह के ख़िलाफ़ उनको चीफ जस्टिस के ओहदे से ही फारग कर दिया था। तो ये पॉलिटिक्स गो के पाकिस्तान की अदलिया में नहीं है, मुसलसल चली आ रही है, लेकिन इसको जो है जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि इदारे पीछे रह गए हैं, शख्सियात बहुत आगे आ गई हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई हो।
पार्लियामेंट में भी हमें इसी तरह की सूरत हाल नज़र आती है।